इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। पाकिस्तान का जर्नलिस्ट अगर सच्ची बात करेगा मारा जाएगा। अरशद शरीफ को आप याद कर लीजिए। पाकिस्तान में जो पत्रकार सरकार और आर्मी का विरोध करेगा वो भी मारा जाएगा। पाकिस्तान में जो सहाफी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पर निशाना साधेगा मारा जाएगा। जो पत्रकार पाकिस्तान के पैदा होने की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेगा वो मारा जाएगा। जो पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेगा मारा जाएगा। जो पाकिस्तानी सोसाइटी की रेडिकल सोच को क्रिटिसाइज करेगा वो भी मारा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पत्रकारों पर जानलेवा हमलों, उनकी हत्या, झूठे मुकदमों में गिरफ्तारी के मामले में पाकिस्तान हिस्ट्री शीटर रहा है। सालों से पाकिस्तान में पत्रकारों को निशाना बनाया जाता रहा है। केवल 2024 में यानी कि इस साल 10 से ज्यादा जर्नलिस्ट की हत्या की जा चुकी है और कईयों पर अटैक हो चुके हैं। इसमें एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है सैयद मुजम्मिल शाह का। गोली की आवाज सुनी आपने? घबराई हुई महिलाओं की आवाज सुनी? ये उस वक्त का वीडियो है जब पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार, यूट्यूबर और क्रिटिक सैयद मुजम्मिल शाह के घर पर दो अनजान लोगों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान में जर्नलिज्म काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और सैयद मुजम्मिल शाह पर हुआ अटैक इस बात का एक और प्रूफ है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पर हमला नहीं था, बल्कि जर्नलिज्म की फ्रीडम के लिए एक बड़ा सवाल भी है। एक तरफ जर्नलिस्ट के लिए सर्वाइवल का चैलेंज है, दूसरी तरफ दुनिया भर में टेक्नोलॉजी नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना शुरू हो चुका है और इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बदलती जा रही है। 2024 की शुरुआत ही मास लेऑफ से हुई थी, जहां लाखों लोगों को बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन और डेल से निकाल दिया गया था। सच तो यह है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो लोग एआई में स्किल्ड हैं वो आपको जरूर रिप्लेस कर देंगे। तो अगर आप भी सेफर साइड में रहना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 3 आवर हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग यूजुअली पेड होती है, लेकिन पहले 1500 व्यूअर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। इस ट्रेनिंग में आप सीखेंगे जॉब हंटिंग से लेकर सैलरी हाइक स्ट्रैटेजीज तक, कॉम्प्लेक्स डेटा सॉल्व करना सेकंड्स में, बिजनेस स्ट्रैटेजीज फ्रेम करना और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। और ये सब सिर्फ एक नहीं बल्कि 20+ एआई टूल्स के थ्रू। ये ट्रेनिंग टेक और नॉन टेक के बैकग्राउंड के लोगों के लिए है। मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सेल्स प्रोफेशनल्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये परफेक्ट है। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा एक बोनस वर्थ ₹5000। ऑलरेडी 1 मिलियन लोगों ने ये ट्रेनिंग अटेंड की है और अपना करियर ग्रो कर रहे हैं। मेरी टीम ने भी ये ट्रेनिंग ली है और काफी वैल्यूएबल रिजल्ट्स मिले हैं। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कीजिए और उनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अभी रजिस्टर करें। चलिए आज की खबर पर वापस लौटते हैं। सैयद मुजम्मिल पर हमले की यह वारदात लाहौर में हुई है। पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी लाहौर में, उस लाहौर में जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी का दावा कर चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले करवाने की बात कर रहा है पाकिस्तान। आपको बताऊंगा कि सैयद मुजम्मिल के घर पर हुए इस हमले के पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि हमला कैसे और कब हुआ। ये हैं सैयद मुजम्मिल शाह। शाह पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स का जाना पहचाना चेहरा है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वो बहुत फेमस भी हैं। पाकिस्तानी हिस्ट्री, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी को लेकर वो काफ़ी मुखर रहते हैं। बीते मंगलवार की शाम को उनके घर दो लोगों ने हमला कर दिया। हथियारों से लैस वो दोनों हमलावर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो अंदर नहीं घुस पाए। उन्होंने हवाई फायर भी किया। हमले के वक्त मुजम्मिल अपने घर पर नहीं थे, लेकिन उनका परिवार अंदर था।
जाहिर है अगर हमलावर किसी तरह से घर में घुसने में कामयाब हो जाते तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था। सैयद मुजम्मिल ने अपने घर पर हुए इस हमले को लेकर ट्वीट किया है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि मेरे पड़ोस में रहने वाले 2 लोग हथियार लेकर कल शाम 5:30 बजे मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर के परिसर में घुस आए। वो मेरे हालिया राजनीतिक विचारों से नाराज थे। उन्होंने ऑटोमेटिक हथियारों से कई हवाई गोलियां चलाई और दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। मेरे परिवार ने पुलिस को बुलाया और हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में भी गोलियां चलाईं। बाद में एक हमलावर भाग निकला। 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन मुख्य अपराधी नवीद अभी भी फरार है, जिसने मुझे खुलेआम गोली मारने की धमकी दी थी। इस देश में पत्रकार होने की यही कीमत है। मैं 24 घंटे बाद ट्वीट कर रहा हूं क्योंकि मैं इस घटना का खुलासा करने से बचना चाह रहा था जिसने मेरे परिवार को आघात पहुंचाया है। लेकिन चूंकि मुख्य अपराधी अभी भी फरार है, इसलिए मैं रिकॉर्ड पर ला रहा हूं कि अगर मुझे या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जाता है तो अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सैयद मुजम्मिल ने यूट्यूब पर अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी इस हमले को लेकर एक पोस्ट लिखी है। लिखा है, हमलावर उनके पड़ोस में ही रहते थे। हमलावरों ने मुजम्मिल को प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बताया और धमकी दी कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैयद मुजम्मिल ने आगे लिखा कि उनके घर पर हुए हमले का ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जानते हैं, उस पर लोगों ने खुशियां मनाई। ये वो लोग थे जो कुछ ही दिनों पहले एक राजनीतिक दल पर हुए हमलों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले कुछ दिनों से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर निगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है और यह हमला उसी से जुड़ा हुआ है। मुजम्मिल ने यह तो लिखा है कि इस हमले ने उन्हें और उनके परिवार को डरा दिया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के हमले उन्हें चुप नहीं करा सकते। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हमला किस किस समर्थकों ने किया। सैयद मुजम्मिल का इशारा पीटीआई और इमरान के सपोर्टर्स की तरफ है। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई के इस मार्च और फिर इस्लामाबाद में हुए बवाल को लेकर सैयद मुजम्मिल ने तीखा हमला किया था। पूरा मामला पीटीआई के डी चौक मार्च से जुड़ा है। उन्होंने पीटीआई की इस रैली को लेकर कई सवाल उठाए थे। उसमें हुए खून खराबे और हंगामे को लेकर पीटीआई को कटघरे में खड़ा किया था। सैयद मुजम्मिल ने 27 नवंबर को इससे जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था। टाइटल था ह्यूमन कॉस्ट ऑफ फेल्ड इनकलाब। क्या कहा था उन्होंने अपने इस वीडियो में, सुनिए। या बेशक वो इमरान खान साहब हों जिनको नस्ल दर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट ने गोद लिया, और जनरल हमीद गुल से आप शुरू कर लें, पाशा साहब आ जाएंगे, ज़हीरुल इस्लाम साहब आ जाएंगे, एक एक करके नाम ले लें, फैज़ साहब तक ये सिलसिला ख़त्म होगा। बीच में बाजवा साहब ने भी उनको सपोर्ट किया। आपको नज़र यही आएगा कि पहले एक पॉलिटिकल लीडर बनाया जाता है, उसके बाद में उसको आवाम के सरों पे इनऑर्गेनिक तरीके से मुसल्लत किया जाता है, उसके बाद में उसको निकाला जाता है। और फिर पाकिस्तान के अवाम की साइकोलॉजी ये है कि वो ज़्यादती पे वोट देते हैं। यानी कि 70 साल से हम जिसके साथ ज़्यादती इस्टेब्लिशमेंट कर रही है उसे बचाते आ रहे हैं और अगले 70 साल भी यही करेंगे। यानी कि मुझे अगर इस्टेब्लिशमेंट आज उठा के वज़ीर आज़म बना दे और 2 साल बाद इक़्तिदार से निकाल के जेल में डाल दे तो सारा मुल्क मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मुझसे ज़्यादती हो रही है। मुजम्मिल का ये साफ कहना है कि इमरान खान को आर्मी ने ही सत्ता पर बिठाया था और आर्मी ने ही सत्ता से बाहर किया। अब ये बात किससे छिपी है? पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान आर्मी के दम पर ही पीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। ये तो थे इमरान खान के कुर्सी पर पहुंचने और कुर्सी से हटने तक की बात, उनको मिल रहा पब्लिक सपोर्ट की बात। लेकिन सैयद मुजम्मिल ने अपने इस वीडियो में असल हमला तो इमरान खान के फाइनल कॉल पर किया था। का फाइनल सोल्यूशन था, हमारा फाइनल कॉल है। इमरान खान साहब ने 10,000वीं दफ़ा एक फ़ाइनल कॉल दी, 24 नवंबर को सब बाहर निकलें और इसके अलावा अपना हक छीन के ले लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर वर्कर्स ने नारे लगाए, अल जिहाद, कफन बांध के निकलेंगे। गंडापुर साहब ने कहा, लाश के ऊपर गुजर जाना मेरी, अगर मैं इमरान खान को छुड़वा के बाहर ना लेके आऊँ। बुशरा बीबी साहिबा जो फ्रेशली पॉलिटिकल मैदान में दाखिल हुई हैं, उस पार्टी के पॉलिटिकल मैदान में जिसकी सारी कैंपेन ही इस प्रेमिस के ऊपर थी कि बाकी पार्टियों में ख़ानदानी सियासत और नेपोटिज़म है, उसने अपनी पार्टी की कमान अपनी वाइफ को दे दी। और उन्होंने भी कहा कि आखिरी खातून जो डी चौक छोड़ के जाएगी वो मैं हूँगी अगर खान साहब को रिहा ना किया गया तो। जबकि पहली खातून जो डी चौक छोड़ के गई वो बुशरा बीबी साहिबा थी जब क्रैकडाउन शुरू हुआ। सैयद मुजम्मिल ने इसी वीडियो में इमरान के इस फाइनल कॉल को फेल्ड बताया था। उन्होंने कहा था कि फाइनल कॉल को मिस कॉल कहने के ट्वीट को लेकर उन पर खूब निशाना साधा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो फिर इससे पहले जो आपकी हिस्ट्री है जिसमें आप 9 मई वाली करतूत जो आपने की वो भी फेल्ड रेवोल्यूशन, तो फेल्ड रेवोल्यूशन में यही होता है।
एक इनकलाब की कैलकुलेशन क्या होती है कि या अगले को मार देंगे या ख़ुद मर जाएंगे। अब जब एक फ़रीक बचेगा वो आपको नहीं छोड़ेगा। मुझे 1000 मैसेज आए हुए हैं एक ट्वीट करने के ऊपर जिसमें मैंने ये लिखा कि फ़ाइनल कॉल वाज अ मिस्ड कॉल। तो लोगों ने कहा शर्म आनी चाहिए, 200 बंदा मार दिया, शर्म आनी चाहिए, 100 बंदा मार दिया। भाई मुझे सबूत मिलेगा तो कोर्ट करूँगा ना। हालांकि अपने इस वीडियो में उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट पर भी निशाना साधा था। पंजाब की सड़कें, इंटरनेट और दूसरी चीजें बंद करने को लेकर शहबाज शरीफ सरकार पर सवाल उठाए थे। गवर्नमेंट के रिस्पांस की अगर बात करें तो उन्होंने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाने की कसम खा रखी है। 24 तारीख से बहुत पहले ही, 3 दिन पहले ही मोटरवेज़ बंद, मोबाइल सिग्नल डिस्ट्रप्टेड, इंटरनेट बर्बाद, स्कूल बंद, कारोबार बंद। और क्लेम क्या किया कि दरअसल वो मोटरवेज़ की रिपेयरमेंट का काम चल रहा है, उनको रिपेयर करना था तो इसलिए हमने सिग्नल बंद कर दिए। लोगों ने कहा ये दुनिया की पहली सड़क है जिसको बंद करने के लिए मोबाइल सिग्नल ऑफ करने पड़े। दहशतगर्दी का ख़तरा है, कहीं भी दहशतगर्दी हो जाएगी। भाई आना उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से था, बंद आपने पंजाब कर दिया सारा। मैं बजाते खुद 2 दिन तक फंसा रहा हूँ। तो ये था वो वीडियो जिसमें मुजम्मिल शाह ने और भी कई बातें कही हैं। अब वो ट्वीट भी देख लीजिए जिसे लेकर उन्हें पीटीआई सपोर्टर्स ने जमकर गालियां दी हैं, जिसकी बात मुजम्मिल अपने वीडियो में कर रहे थे। तो यही वीडियो और यही ट्वीट सैयद मुजम्मिल की जान पर बनाया। इसी के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन चलाना शुरू किया गया, जबरदस्त लामबंदी शुरू हो गई और इसी के बाद उनके घर पर हमला किया गया। एक्स के वॉइस चैट स्पेस पर तो पीटीआई सपोर्टर्स खुलेआम विरोध में बोलने वालों को लिंच करने की बात कर रहे थे। पे हमारा हाथ नहीं डलता, लेकिन जो कुत्ते कमीने यहाँ पे ट्विटर पे बैठ के भौंकते हैं, हसन अयूब जैसे कुत्ते पिल्ले जो से हैं, उनको मार के एक पैगाम दे सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ये हाल तुम्हारा होगा। वो पैगाम हुकूमत को दे सकते हैं कि ये हाल तुम्हारा होगा। वो पैगाम बाकी ट्विटर वाले जो उनसे बगैरत हैं उनको पहुंचा सकते हैं कि ये हाल तुम्हारा होगा। वो भी लोग नहीं कर रहे। यार ये क्या है? ये कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ये जो बड़े रैंक पे बैठे हैं, हम इस पे हाथ नहीं डाल सकते। इजीली इनको मार के इनकी वीडियोस बना के पब्लिक कर सकते हैं कि यार ये हाल तुम्हारा करने लगे हम। यहाँ तक कि एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते हैं, उस पर जब मुजम्मिल ने अपने घर पर हुए हमले के बारे में ट्वीट किया तो उन्हें खूब गालियां दी गईं। कुछ ने तो यहाँ तक कह डाला कि अच्छा होता इस हमले में मुजम्मिल मारे जाते। देखिए ये वही सारे ट्वीट्स हैं। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले शहजाद शेख ने लोगों की इस मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। तो उसी तरह मुजम्मिल के खिलाफ जिस लेवल का प्रोपेगेंडा किया गया उसकी वजह से ये वाकया हुआ। मैं ये भी मान लेता हूँ 2 पागल के बच्चे थे जो गए, जिन्होंने किया। बट आपने भी मैंने भी ट्विटर पे देखा जिस तरह उसको डिफेंड किया गया, जिस तरह उसको सेलिब्रेट किया गया। लोगों ने ये ट्वीट किया कि आय हाय अनसक्सेसफुल हो गया, अगली दफ़ा और सक्सेसफुल हो। जर्नलिस्ट जिनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, जो 1 हफ्ते पहले बोल रहे थे एवरी लाइफ मैटर्स, ओपनली आस्किंग फॉर हिज डेथ, ओपनली सेलिब्रेटिंग हिज फैमिली। आपको मुजम्मिल से मसला है, आप चाहते हैं मुजम्मिल मर जाए, चलें ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। उसकी माँ बहन की क्या गलती है? ठीक है, गैरतमंद हम कौम हैं। 2 औरतें हैं घर पर, 2 मर्द आके थ्रेटन करते हैं, गोलियां चलाते हैं। उस चीज़ को आप डिफेंड कर रहे हैं, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी के बेटे से, एक आदमी के भाई से आपको मसला है, सियासी इख्तलाफ है आपको। तो इस कौम के लिए और इस कौम में जो लोग हैं जो इस हद तक पहुंच चुके हैं और इस नहज तक पहुंच चुके हैं, जो एक साइजेबल नंबर है, लेट्स नॉट से कि कुछ चंद अनासर हैं, बहुत लोग हैं, उस कौम के लिए मरना, उस कौम के लिए बैठकर बातें करना, आई एम नॉट रेडी टू डाई। सो मैं तो बहुत कल रात से सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट वर्थ डाइंग ओवर, विच मीन्स पाकिस्तान इज़ नॉट वर्थ लिविंग इन। तो जी मेरी तो बस हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है। और एक और बात भी है, अब इसी को अगर पहले तो मुजम्मिल के लिए, मुजम्मिल बहुत मुनासिब अंदाज में बात करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका ओपिनियन होता है। मैंने उनके अल्फाज के चुनाव में आज तक ऐसी कोई बात नहीं देखी, कोई ऐसा अल्फाज जो वर्ड्स होते हैं उनके डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते पीटीआई के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये जाहिर कर रहा है कि इंटॉलरेंस किस हद तक है, वो तो है इस सोसाइटी में, लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स जिनका अंडरस्टैंडेबली गम और गुस्सा है, लेकिन गम और गुस्सा निकालने का भी हर किसी का अपना तरीका कार होता है। ये बहुत वायलेंट माइंडसेट बनाया गया और इसको माना नहीं जाता और कहा जाता कि हम पुरअमन हैं। देखिए बड़ी हैरानी होती है कि पीटीआई की फ्लॉप रैली को फ्लॉप कहना पीटीआई सपोर्टर्स को इतना बुरा लग गया कि वो एक जर्नलिस्ट के घर पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटे। अरे भाई, तुम्हें तो अपने लीडर अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछने चाहिए, बुशरा बीवी से सवाल करना चाहिए कि वो तुम सबको इस्लामाबाद में आर्मी और पुलिस की गोलियों के आगे छोड़कर भागे क्यों भागे? क्यों इमरान को छुड़ाने की कसम तोड़ दी?
वैसे मुजम्मिल शाह पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के भी आंखों में खटकते रहे हैं। मुजम्मिल शाह बलूचिस्तान क्राइसिस को लेकर भी कई वीडियोस बना चुके हैं। अपने सबूतों के साथ वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी की बलूचिस्तान पॉलिसी पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। बालाश बलोच की गुज़श्ता साल नवंबर में जब लाश मिलती है तो उसके बाद जिस तहरीक का आगाज़ बलोच यकजहती कमेटी के अंडर होता है, एक मार्च की शक्ल वो इख्तियार करती है, इस्लामाबाद में एंटर होती है, धरना दिया जाता है, उसके साथ एक कैंप लगवाया जाता है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। ये धरना, ये मार्च अब से कुछ रोज़ पहले इसी हफ्ते इख्तिताम को पहुँचता है और एक डिमांड भी उनकी मंजूर नहीं की जाती। बहुत से लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इंसर्जेंसी से कोई फ़ायदा तो वाकई नहीं होता, जो कि मैं भी मानता हूँ कि शायद नहीं होता, लेकिन अगर पीसफुल रेजिस्टेंस की जाए तो बहुत सी बातें मनवाई जा सकती हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि तमाम तर लोग जो उस कैंप में मौजूद थे वो मिसिंग पर्सनस की वापसी का मुतालबा करते रहे, लेकिन किसी भी एक मुतालबे को नहीं माना गया और इस तरह मायूसी से वो लोग लौटे हैं कि अगर मज़ाहमत भी करनी पड़े पीसफुली तो उससे भी अब आइंदा किसी को कोई उम्मीद नहीं होगी। तो इससे बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे बच्चे भी इसी पाकिस्तान में बड़े हुए, फिर हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में कोई जबरी गुमशुदगी आज तक क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि चंद लोगों को उठाकर लोग ले जाते हैं और उसके बाद में उनकी लाश तक नहीं मिलती? बहुत अरसे तक लोग इस कशमकश का शिकार रहते हैं कि इतना मालूम हो जाए कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। वो अपने वीडियोस और ट्वीट के जरिए पाकिस्तानी आर्मी के चीफ पर भी निशाना साधते रहे हैं। अब 5 नवंबर के उनके इस ट्वीट को देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी राजनीतिक घटना न तो चुनाव है, न ही प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक्सटेंशन है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पाकिस्तान में आर्मी चीफ को अधिक पावर दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे से लेकर दोनों देश के बीच हुए हर विवाद और हर लड़ाई को लेकर भी वो पाकिस्तान के क्रिटिक रहे हैं। कि पहले दिन से एक अननेचुरल स्टेट जिसकी कोई बॉर्डर ही नहीं मिलती आपस में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वजह उसकी अलहदगी की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक अननेचुरल स्टेट है जिसका एक इकाई बहुत दूर है और दूसरी जानिब है। तो देखा जाए तो जना साहब की अपनी पॉलिसी से इसका आगाज़ होता है, क्योंकि 1948 21 मार्च को जना साहब ढाका में अंग्रेज़ी में ख़िताब करते हुए ये फरमाते हैं कि द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी उर्दू एंड नो अदर लैंग्वेज कैटेगोरिकली डिनाइज द इंक्लूजन ऑफ बंगाली एज अ नेशनल लैंग्वेज। अब बात ये थी कि बंगाल उस टाइम का बड़ा नेशनलिस्टिक था और उनकी एक पूरी तवील तारीख़ थी, अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब थी, अपनी ज़बान थी। तो पाकिस्तान के फाउंडर ने ढाका जाके, क्योंकि उनको उर्दू अच्छी नहीं आती थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान होगी। हद देखिए कि जिस प्रोटेस्ट के ठीक बाद इस्लामाबाद पुलिस ने सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान को अरेस्ट कर लिया था और तब सैयद मुजम्मिल ने भी ट्वीट कर इस गिरफ्तारी का विरोध किया था। तो ये तो रही सैयद मुजम्मिल की बात, उनके घर पर हुए हमले और उसकी वजहों पर बात। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में पत्रकार होना यानी खतरों से खेलना है। पाकिस्तान में सैयद मुजम्मिल न ऐसे पहले पत्रकार हैं जिन पर जानलेवा हमला हुआ है और न ही आखिरी। एक लंबी फहरिस्त है पत्रकारों की जो पाकिस्तान में निशाना बनाए गए हैं, फिर वो चाहे स्टेट स्पॉन्सर हो या फिर किसी दूसरे गुट की तरफ से। जैसा कि मैंने बताया, मुजम्मिल शाह पर हमले से ठीक पहले सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद पुलिस ने न केवल अरेस्ट कर लिया था बल्कि उन पर टेररिज्म के चार्ज भी ठोक दिए थे। साल 2021 में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट असद अली तूर को उनके ही घर में घुसकर बेरहमी से मारा गया था। महीनों तक वो बेचारे अस्पताल में पड़े रहे थे। असद भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। साल 2014 में पाकिस्तान के सीनियर टीवी जर्नलिस्ट हामिद मीर पर कराची में बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। हामिद पूरी तरह घायल हो गए थे। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। लेकिन पाकिस्तान का हर पत्रकार सैयद मुजम्मिल, असद तूर और हामिद मीर जैसा खुशकिस्मत नहीं होता। पाकिस्तान में केवल इस साल 11 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है और पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखें तो यह संख्या बहुत भयानक और बहुत डराने वाली है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की इस खबर को देखिए। यह खबर इसी साल 29 मई की है। खबर बता रही है कि केवल मई के महीने में पाकिस्तान में 4 पत्रकारों की हत्या कर दी गई, जबकि और कईयों पर जानलेवा हमले किए गए। 18 जुलाई तक पाकिस्तान में 8 जर्नलिस्ट मारे जा चुके थे। इतनी हत्याओं के बाद पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बवाल मचने लगा। साल 2024 को पत्रकारों के लिए डेडलीस्ट ईयर बताया जाने लगा। अब तक केवल इस साल 11 पत्रकारों की हत्या वहां की जा चुकी है। अब साल 2023 की इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले साल जनवरी में सरकार ने सीनेट में बताया था कि पिछले 4 साल में 42 जर्नलिस्ट
पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। वॉइस पीके की खबर बता रही है कि साल 2012 से 2022 तक यानी कि 10 साल में पाकिस्तान में 53 जर्नलिस्ट की हत्या की गई। ये वो नंबर हैं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुजम्मिल खुशकिस्मत रहे कि वो और उनका परिवार इस हमले में बच गए। अब जरा सोचिए कि जिस पाकिस्तान में लाहौर में रहने वाला एक नामी जर्नलिस्ट भी सुरक्षित नहीं है, वो पाकिस्तान अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कंट्री बताते नहीं थकता। पाकिस्तानी भी यही कहते हैं। सोचिए कि दो ऐसे लोग जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो अपने नेता के खिलाफ स्टेटमेंट देने पर एक पत्रकार के घर पर गोलीबारी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा भारत को दुश्मन मानता है भाई। कोई पाकिस्तानी सिरफिरा कब कैसे भारतीय टीम पर हमला कर दे, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये बहुत अच्छा हुआ कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया और अब मैच दुबई में होंगे। रही बात पाकिस्तानी पत्रकारों की, तो बहुत से पत्रकार इन्हीं हमलों की वजह से देश छोड़कर भाग चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान में रहना है तो अपना मुंह बंद करके ही रहना होगा, वरना कब कौन कहां से इन पत्रकारों को अपनी गोली का निशाना बना दे, कोई नहीं जानता। मेरी पूरी हमदर्दी बतौर पत्रकार, चूंकि मैं भी पत्रकार हूं, बतौर पत्रकार सैयद मुजम्मिल शाह के साथ है। हो सकता है उनके कई पॉइंट्स पर, उनके कई व्यूज पर मैं उनसे अग्री नहीं करता हूं, लेकिन अग्रीमेंट में भी डिसएग्रीमेंट हो और उस पर भी अग्रीमेंट हो, यही पत्रकारों का काम है। तो मैं सैयद मुजम्मिल को इस पूरे प्रकरण में उनको सपोर्ट करता हूं और उनके साथ अपनी हमदर्दी जताता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि आईसीसी और बाकी जगहों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में न पत्रकार सेफ है, न लोग सेफ हैं, न फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ हैं, ना कोई भी सेफ नहीं है, ना आर्मी के लोग सेफ हैं। और वहां पर कहा जाता है कि ये बड़ी सेफ है जी, टीम इंडिया चलिए आओ। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।